चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर किसी पुली पे हमने स्ट्रिंग रैप्ट की है और वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हमने कोई ब्लॉक वहां जोड़ दिया है और वो ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक आपको पुली दिख रही है और वो पुली पे हमने कोई स्ट्रिंग रैप्ट की है और वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हमने ये ब्लॉक नीचे जिसका मास एम है वो यहां जोड़ दिया है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये ब्लॉक को यहां से रिलीज किया जाए तो नीचे जाते जाते इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दोस्तों हमने एनएलएम में भी देख रखा है कि अगर पुली के दोनों साइड हम मास लटका देते हैं तो वहां एक्सेलरेशन क्या होगा, हम वहां पढ़ के आए हैं। लेकिन यहां और जो हमने वहां पढ़ा दोनों में क्या फर्क है दोस्तों। वहां पे पुली मासलेस थी, यहां पे ये पुली मासलेस नहीं है। यहां पे पुली के पास भी मास है, पुली घूम रही है। चलिए मान लेते हैं ये पुली का मास कुछ एम है और इसकी रेडियस आर है। नीचे हमने जो एक एंड पे दूसरा मास रखा है वो स्मॉल एम है, हमेशा मान लेते हैं। दोस्तों जैसे हम पुली सिस्टम में निकालते थे कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालते थे एफ इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ए नेट हम क्या करते थे वहां पे, ए नेट इक्वल टू एफ नेट बाई एम नेट, नेट फोर्स बाई नेट मास। यहां भी दोस्तों हम वही यूज करने वाले हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से। यहां पे ये ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, नेट फोर्स। अब यहां नेट फोर्स यानी कि इसे खींच कौन रहा है भाई, ये एक ही है जो इसे खींच रहा है और ये खींच रहा है, इसकी वजह से तो ये इसे रोटेट कर रही है पक्का। यहां पे इसे खींचने वाला ये एक ही मास है और इस पे फोर्स लग रहा है mg। ये इसे खींच रहा है, इसकी वजह से ये पुली रोटेट कर रही है और पुली के पास भी मास है। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स में इसे खींचने वाला एक ही फोर्स है तो मैं यहां लिख लेता हूं mg। और नेट मास में हमें दोनों का मास लेना है, हमें ये ब्लॉक का मास भी लेना है और पुली का मास भी लेना है। लेकिन पुली घूम रही है तो पुली का मास हम ऐसे नहीं लेंगे। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मास लेना है, तो हम डायरेक्ट मास नहीं लेते थे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें भी यहां पे पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी पड़ेगी। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भाई मास कैसे हो सकता है, ये घूमती हुई बॉडी का मास है भाई। लेकिन डायमेंशनली देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ mr स्क्वायर के फॉर्म में होता है, लेकिन हमें यहां सिर्फ मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स तो लग रहा है mg बाई नेट मास। ये नीचे जो ब्लॉक लटक रहा है उसका मास तो m है, वो तो हमें पता है, लेकिन पुली का मास m है। लेकिन हमें यहाँ पुली का मास नहीं लेना है क्योंकि पुली घूम रही है। अगर पुली घूम रही है तो हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी पड़ेगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर स्क्वायर भी तो है, हमें आर स्क्वायर भी निकालना है। तो हम यहां पे ये करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आर स्क्वायर निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी फॉर्म में होगी उसमें से अगर आर स्क्वायर निकाला जाए, बचा हुआ यहां लिया जाए, तो हमें पता चलेगा कि पुली का कितना मास यहां पे एक्ट कर रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर ये पुली घूम रही है, पुली मास वाली पुली है, मासलेस पुली नहीं है, तो पुली का एक्सेलरेशन ये होगा। जैसे कि आपको कोई एग्जाम में पूछ ले कि अगर ये मान लो 5 kg की है और ये जो हमने नीचे लटकाया है ये 10 kg का है, तो आप बताओ यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, और मान लो आपको बताया है कि भाई ये जो है वो होलो सिलेंडर है, आपको ऐसा बता दिया है ये होलो सिलेंडर है। क्वेश्चन में ये पुली कौन से शेप की है ये आपको पहले से बता देंगे। मान लो ये होलो सिलेंडर है, हम क्या करेंगे अब, एक्सेलरेशन इक्वल टू mg, मतलब जो यहां पे नीचे लटक रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, और फोर्स लगाने वाला तो यही एक फैक्टर है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं mg कर लूं तो क्या ये 100 न्यूटन हो जाएगा, 22 का मास 10 प्लस
अगर ये होलो सिलेंडर है और ये इसकी जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr²। हाँ भाई हाँ, सिर्फ mr² होगी। और हमें क्या करना है, mr² में से r² निकाल देना है। बचा क्या, तो यहाँ पे तो m ही बच रहा है और m इसका जो कि 5 kg है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 5। तो यहाँ पे इसका लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा 100/15। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू जी। एक बार जीरो को मैं जी में कन्वर्ट कर दूं, एक बार जीरो को जी में कन्वर्ट कर दूं तो बचा 10/15 माने 2/3। लेकिन अगर मान लो ये होलो सिलेंडर नहीं होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता mg, तो अभी भी वही है 10 kg। तो mg की जगह में लिख लू 10 kg का फोर्स लगेगा कुछ 100 और यहाँ पे बचा 10 प्लस एक मास तो आ गया भाई 10 kg, तो हमें डायरेक्ट ही लेना है, लेकिन पुली का मास ऐसे नहीं लेना है। अब की बार आपको बताया है कि ये जो पुली है वो सॉलिड सिलेंडर है, आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से r² आपको निकाल देना है। अगर भाई ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर ये अपनी जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ mr²/2 होगी। हमें क्या करना है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से r² निकाल देना है, बचा कुचा जो भी है वो यहां लिख लेना है। तो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, r² निकाल दूं तो क्या मुझे यहां m/2 करना पड़ेगा, m/2 माने 5/2। ये आपको समझ आना चाहिए मैंने कैसे किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है उसमें से r² निकाल दो, बचा हुआ जो कुछ भी है यहां पे लिख लो। सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगी, मैंने r² निकाल दिया, बचा m/2, मैंने लिख लिया m/2। जरा सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा, तो यहां नीचे बचा अब 100 और यहां पे बचेगा कुछ, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये कुछ हो जाएगा 10×2 = 20, 20 + 5 25/2। 2 को मैं ऊपर भेज दूं, अगर मैं 2 को ऊपर भेज दूं तो 25 4 * 100 हो जाएगा, 4 2 = 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और यहां आया था 2/3 इंटू जी मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में ये फर्क पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला हर बार यही रहेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास। फोर्स जो कि इसे खींचने वाला mg ही होगा और मास हमें m तो लेना ही है लेकिन पुली का मास भी लेना है। लेकिन पुली घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी पड़ेगी, लेकिन मास के फॉर्म में लेना है तो r² निकाल दो, बचा हुआ जो भी है आप लिख लो। हाँ, अगर यहां मुझे एक बार लीनियर एक्सेलरेशन मिल गया तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी आराम से निकाल सकता हूं। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन में से लिख सकता हूं a = r अल्फा। तो यहां पे मैं अल्फा इक्वल टू a/r करके मैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे ये पूछे कि कुछ टाइम बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v = u + at। लेकिन हम रिलीज कर रहे हैं तो क्या मैं at से काम चला लूंगा, लेकिन मुझे ये पूछ रहे हैं कि कुछ टाइम बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी तो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा टी। लेकिन हम रिलीज कर रहे हैं तो ओमेगा0 तो इनिशियल 0 होगा, तो अल्फा टी। मतलब कि अगर हमें लीनियर एक्सेलरेशन कहीं से भी पता चल जाए तो हम लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्म में से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। और अगर लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास है तो कुछ टाइम बाद हम लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो कुछ टाइम बाद कि हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लास्ट में ऐसा पूछ ले कि स्ट्रिंग अपनी 10 मीटर जब नीचे गिर जाए उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये स्ट्रिंग कुछ नीचे, मान लो 5 मीटर नीचे गई, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, हमें एक्सेलरेशन पता है, हम यूज कर सकते हैं v² - u² = 2as। लेकिन u तो 0 है तो 2as। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस पता है तो भी हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में एंगुलर में भी पूछ सकते हैं कि 2 रोटेशन बाद, 3 रोटेशन बाद, 4 रोटेशन बाद इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो बिल्कुल जैसा लीनियर में किया वैसा ही एंगुलर में करेंगे। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, लेकिन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। जितने रोटेशन दिए हैं रोटेशन को आप थीटा में कन्वर्ट कर लो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तो आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। चलिए ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा, इसके बाद ही ये होगा। इसके बाद आप एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कुछ टाइम बाद की लीनियर वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद की एंगुलर वेलोसिटी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद की लीनियर वेलोसिटी और कुछ रोटेशन करने के बाद की एंगुलर वेलोसिटी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा कि पुली की एक साइड नहीं, हम दोनों साइड मास अगर लटका देते हैं तो देख लेते हैं। मान लो ये पुली है, चलिए मान लो ये पुली है। अगर यहां पे पुली है तो मैं दोनों साइड मास कुछ लटका दूं। एक साइड मास यहां पे लटका दूं और इसका मास में मान लो m1 है, चलिए, और यहां पे मास लटका दूं और इसका मास मान लो m2 है, और यहां पे मान लो मैंने हिंज की हुई है और पुली का मास मान लो कैपिटल एम है। बिल्कुल वही तरीका मान लो यहां मैं मान लेता हूं m1 बड़ा है m2 से, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स, अब नेट फोर्स कैसे, ये इसे ऐसे खींच रहा है m1g, ये ऐसे खींच रहा है m2g, तो ये फोर्स बड़ा होगा तो क्या नेट फोर्स हमारा ये हो जाएगा m1g माइनस m2g, क्योंकि दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। एक फोर्स कुछ ऐसे खींच रहा है, एक फोर्स कुछ ऐसे खींच रहा है, तो बड़े में से छोटा निकाल दे तो क्या हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। नेट फोर्स अगर ये बड़ा है तो क्या m1g बड़ा है m2g से, तो क्या नेट फोर्स ऐसे ही होगा m1g माइनस m2g बाई नेट मास। नेट मास में पहला मास लेना है, दूसरा मास लेना है और पुली का मास भी लेना है। लेकिन जैसे हमने आगे बताया पुली का मास कैसे लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आर स्क्वायर निकाल के। जैसे यहां अगर लीनियर वेलोसिटी पता चल गई तो इसके बाद आप जैसे हमने आगे डिस्कस की एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कुछ टाइम बाद की लीनियर वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद की एंगुलर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। थैंक यू।